हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। होली का फेस्टिवल सबका अच्छा सेलिब्रेट हो गया होगा। अब आ जाइए वापस, फिर से स्टार्ट करते हैं जोश से पढ़ाई को। ठीक है। और रिलेटिव मोशन मैंने कंप्लीट करवा दिया है सारे क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ। अब बारी है लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आज के सेशन में आधा पार्ट डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। अच्छा, जो चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, शॉर्ट एक्सप्रेशंस, जो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो और जो मतलब अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस चैनल के बारे में। ठीक है। और जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो जरूर उसको देखें और कंसेप्ट को नोट करें, समझें और पढ़ाई ऐसे ही कंटिन्यू करें। ठीक है। ठीक है। तो पहला जो हमारा है दैट्स लॉज ऑफ मोशन, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट्स द फर्स्ट लॉ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया देखो हमारा क्या होता है कि किस किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इनर्शिया जो है ये हमारा मास पे डिपेंड करता है। ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। तो देखो, इसमें थ्योरी पार्ट थोड़ा फास्ट में डिस्कस करूंगा। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप में डिवाइड किया है: रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ये आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। इसकी डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। इसकी यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और जो इसका एक्सप्रेशन है दैट इज एम एंड वेलोसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एम एंड वेलोसिटी वेक्टर, दैट्स अ लीनियर मोमेंटम। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे हमारे फोर्स दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। एक होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स और एक होता है एवरेज फोर्स। इंस्टेंटेनियस फोर्स मतलब जो इंस्टेंटेनियसली, मतलब किसी इंस्टेंट पे पूछा गया है या किसी इंस्टेंट पे लगाया गया हो। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं किसी टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड बता दो कितना फोर्स लग रहा है। आपको लीनियर मोमेंटम का एक्सप्रेशन दे देंगे या उसका मतलब कि वैल्यू दे देंगे, फिर आपसे कहेंगे डिफरेंशिएट करो उसको और किसी टाइम t पे उसका फोर्स निकालो। तो उस पार्ट में हम इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालते हैं। एवरेज फोर्स में क्या होता है कि पहले फाइनल मोमेंटम निकालते हैं, फिर इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करके हम उसका एवरेज फोर्स निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें फाइनाइट मतलब इंटरवल होता है। इंस्टेंटेनियस में क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाता है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो उसका मतलब आपसे इंस्टेंटेनियस फोर्स पूछ रहा है। क्लियर? तो इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स। अब देखो, फोर्स की यूनिट आपने पढ़ रखी, दैट्स अ न्यूटन, दैट्स एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होती है? डायन। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डायन होती है। क्लियर? ये हमारा कन्वर्जन पूछा जाता है कि मतलब कि सीजीएस से एसआई, एसआई से सीजीएस। तो ये जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन। ये इसकी स्टेटमेंट है कि हमारा हर एक्शन के पीछे एक रिएक्शन होता है और रिएक्शन हमेशा एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। और दूसरा पॉइंट क्या है? देखो, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक बॉडी में नहीं लगता है। अगर एक बॉडी पे एक्शन लग रहा है तो उसके दूसरे बॉडी में रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है। जैसे हमने ग्राउंड ये रख, सपोज ये ग्राउंड है, इस पे हमने ये इस पेंसिल को रखा हुआ है। तो पेंसिल अगर ग्राउंड को एक्शन फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड पेंसिल पे रिएक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन जो लग रहा है वो दो बॉडी पे लग रहा है, एक तो ग्राउंड पे लग रहा है और एक हमारे पेन पे लग रहा है। क्लियर? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सिंगल बॉडी पे नहीं लगता है। फोर्स इन नेचर ऑलवेज अकर इन पेयर्स। मतलब एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस हैं हमारे,
वो हमेशा पेयर में फॉर्म में होंगे। क्लियर। अब एक्शन जो होगा वो रिएक्शन के बराबर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये याद रखना। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके पास, एक जो बी है दैट इज ग्राउंड, और जो ए है वो एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक ने ग्राउंड पे एक एक्शन फोर्स लगाया, तो ग्राउंड ने ब्लॉक पे रिएक्शन फोर्स लगाया, जो मैंने अभी आपको समझाया, पेन और हाथ से समझाया कि एक्शन रिएक्शन कैसे लगता है। क्लियर। तो ये हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ था। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे गलती करके आते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है कि अगर सपोज करो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस फ्रेम में बैठा हुआ है और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो किस फ्रेम में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हुआ, फ्रेम फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर मेक हिज ऑब्जर्वेशन, जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेन में सपोज करो आप बैठे हुए हो और आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो जो कि वो प्लेटफॉर्म में खड़ा है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो ट्रेन के अंदर बैठे हुए, तो ट्रेन हमारा क्या हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि आप वहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आपका फ्रेंड आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका ग्राउंड हो गया, प्लेटफॉर्म तो रुका होता है, वो ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे आपका फ्रेंड आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, तो उसका ग्राउंड हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, जिस फ्रेम में वो बैठा हुआ है, वहां से अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उस फ्रेम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। आई होप ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हुआ जो फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, जिसका एक्सेलरेशन जीरो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बस आपकी चल रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और आप उसके अंदर बैठे हुए हो, तो बस आपका कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। क्लियर। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो वो फ्रेम कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वो हमारे इनर्शियल फ्रेम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है। ये हमारा कहाँ पे एप्लीकेबल है, दैट्स एप्लीकेबल फॉर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वो होता है जिसका जो फ्रेम एक्सेलरेट करता हो, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, तो आप उसके अंदर बैठे हो, तो आपका जो फ्रेम है ट्रेन, वो हमारी एक एक्सेलरेटेड फ्रेम है, उसका एक्सेलरेशन है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा। क्लियर। और उसमें न्यूटन्स के लॉ मोशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपको उसमें अप्लाई करवाना है तो आपको एक नया फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका नाम है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स एप्लीकेबल होता है कहां पे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। वहां पे आप अगर न्यूटन्स के लॉ को वैलिड कराना है तो आपको सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सूडो फोर्स कोई हम कह सकते हैं कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ये एक हमारा भूतिया फ्रेम, फेक फोर्स है। ठीक है, इमेजिनरी फोर्स है। अगर हमें न्यूटन्स के लॉ को वैलिड करवाना है तो हमें सूडो फोर्स को यहां पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप न्यूटन के लॉ को अप्लाई कर पाओगे। तो ये चीज हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है, जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारा ट्रक है और इसके पीछे ब्लॉक रखा हुआ है। तो अब ब्लॉक रखा हुआ है, तो ब्लॉक हमारा जो है वो किस फ्रेम में रखा हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि ट्रक हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो सूडो फोर्स हमेशा जो हमारा फ्रेम जिस डायरेक्शन में जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे सूडो फोर्स देखो मैंने कहां पे एक्ट करवाया है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम जा रहा है, फ्रेम जा रहा है टुवर्ड्स राइट, तो हमारा सूडो फोर्स कहां लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। किस पे, ब्लॉक पे। तो हम कह सकते हैं ब्लॉक पे सूडो फोर्स कितना लग रहा है, -ma1। मींस माइनस डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि हमारा सूडो फोर्स लगता ही अपोजिट डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम मूव करता है उसके अपोजिट। क्लियर। तो फ्रेम मूव कर रहा है आगे की तरफ, मतलब राइट साइड, तो हमारा सूडो फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक पे लेफ्ट साइड। इज इट क्लियर। इसके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब हम लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन करेंगे, तो बस ये कंसेप्ट समझो कि होता क्या है। क्लियर। और कहां अप्लाई करना है। अब देखो ब्लॉक सिस्टम क्या है। ब्लॉक सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्लॉक सिस्टम में जो फोर्स लगाए जाते हैं वो कैसे कैसे फोर्स लग सकते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सा है, यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, रफ सरफेस नहीं है।
अब मैंने इस ब्लॉक पे F फोर्स अप्लाई किया है। जब आप F फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करने लगेगा, चलने लगेगा, आगे भागने लगेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, F बराबर ma। इस तरीके से उसका एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसी ब्लॉक पे दो फोर्स लगाया जाए, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो नेट फोर्स के लिए हमेशा याद रखना, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फिर देखना उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं। एक हमारा F1 लग रहा है और एक यहाँ पे पीछे F2 लग रहा है। तो सपोज F1 ज्यादा है F2 से, तो हम लिखेंगे F1 माइनस F2 बराबर m इंटू ए। क्लियर? तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2, दिस इज नेट फोर्स। क्योंकि एक 5 न्यूटन लग रहा है सपोज और एक 3 न्यूटन लग रहा है, तो 3 न्यूटन की डायरेक्शन अपोजिट है 5 न्यूटन से, तो हम कह सकते हैं 5 माइनस 3 दैट विल बी 2 न्यूटन। 2 न्यूटन जो है वो इसको एक्सेलरेट करेगा, इसको एक्सेलरेशन देगा। क्लियर? तो ये हमारा नेट फोर्स के हिसाब से हम निकालेंगे F1 माइनस F2 बराबर ma। अब देखो कभी कभी फोर्स जो होता है किसी एक सर्टेन एंगल से, हॉरिजॉन्टल से सर्टेन एंगल से अप्लाई किया जाता है। तो अगर मैं F फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस M ब्लॉक पे और वो कुछ एंगल थीटा पे, तो हम क्या करेंगे, तो हम इस केस में हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे F cos थीटा और F sin थीटा। तो ये हमारा एक नॉर्मल फोर्स है, N जो लग रहा है ऊपर डायरेक्शन, मतलब एक रिएक्शन फोर्स कह सकते हो। तो एक्शन फोर्स एज ए mg। ठीक, तो F cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है इस ब्लॉक को आगे ले जाने के लिए। और हम अगर नॉर्मल फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, mg नीचे लग रहा है और F sin थीटा ऊपर लग रहा है, तो हम कह सकते हैं n प्लस F sin थीटा बराबर mg। क्लियर? n प्लस F sin थीटा दोनों ऊपर लग रहे हैं, mg नीचे लग रहा है, तो n प्लस F sin थीटा बराबर mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, मतलब उस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F cos थीटा फोर्स लग रहा है जो कि इस ब्लॉक को एक्सेलरेट कराएगा, आगे मूव करवाएगा। तो हम कह सकते हैं F cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्सेलरेशन एंड दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू a। क्लियर? अगर सपोज करो F sin थीटा जो है mg से छोटा है, तो ब्लॉक जो है वो कांटेक्ट में रहेगा, मतलब F sin थीटा जो है वो mg से छोटा है, तो ब्लॉक क्या रहेगा, कांटेक्ट में बना रहेगा, क्योंकि mg ज्यादा है। अगर mg बराबर है F sin थीटा के, तब ब्लॉक हमारा लीव करने की टेंडेंसी है। अब वो हो सकता है वो उस सरफेस से लीव कर जाए, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है लीव करने की। क्लियर? तो F sin थीटा बराबर अगर mg है तो वो उसकी टेंडेंसी है लीव करने की। अगर F sin थीटा mg से ज्यादा हो जाएगा तो ऑफकोर्स वो लीव कर जाएगा। F sin थीटा जो है ये F sin थीटा जो है, अगर ये mg से ज्यादा हो गया तो फिर ये ब्लॉक जमीन पे नहीं रहेगा, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा और उस केस में नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब अगर हमारी बॉडी कनेक्टेड है, कनेक्टेड मतलब कि एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई है, चिपकी मतलब ऐसा नहीं कि फेविकोल से चिपका दी गई है, मतलब अटैच है वी कैन से। तो अब इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है नॉर्मल फोर्स पूछा जाता है। देखो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस तो आपको पता ही होंगे, 4 टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक हमारे कौन से होते हैं, वी कैन से वीक फोर्स। तो अब हमारे जो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नाम के जो होते हैं, ये हमारे फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर में आते हैं। तो अब कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, ये हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं। अगर जब हमारा कॉन्टैक्ट होगा तभी ये सब फोर्सेस एक्ट करेंगे। और नॉन कॉन्टैक्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारा कॉन्टैक्ट नहीं, बिना कॉन्टैक्ट के भी काम कर जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिना कॉन्टैक्ट से काम कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल फोर्स में, वो हमारे से नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के पास डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम फ्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज सेशन में सिर्फ हम नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अब देखो दो ब्लॉक यहाँ पे कांटेक्ट में है। ठीक है, तो अगर दो ब्लॉक कांटेक्ट में, आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक बुक रखो एक जगह, एक दूसरी बुक रखो। ठीक है, तो अब आप पीछे से एक बुक को पुश करोगे तो आगे वाली बुक भी आगे मूव करने लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो पुश पीछे वाली बुक को कर रहे हो, लेकिन आगे वाली बुक भी मूव कर रही है, क्योंकि पीछे वाली बुक और आगे वाली बुक आपस में कांटेक्ट में है। तो इनके बीच में कोई एक ऐसा फोर्स है जो कि पीछे वाली बुक आगे वाली बुक को आगे पुश कर रही है। इज इट क्लियर? तो ये पार्ट यहां पे डिस्कस करें। अगर मैं F फोर्स लगाता हूं तो ऑफ कोर्स M2 भी मूव करेगा, जबकि हमारा F फोर्स M2 के कांटेक्ट में नहीं है।
तो कौन सा ऐसा फोर्स आ रहा है जो M2 को मूव करवा रहा है? तो इनके बीच में नॉर्मल फोर्स आ रहा है जो M2 को मूव करवा रहा है। इज इट क्लियर? तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। तो हम फ्री बॉडी डायग्राम पहले M1 का देखते हैं क्या है। तो हम लिखेंगे F, देखो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम देखो, F हमने फोर्स लगा M1 पे, F लग रहा है इस डायरेक्शन में और N लग रहा है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज नॉर्मल फोर्स और इट्स लाइक अ रिएक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स लग रहा है M2 के ऊपर जो कि M1 लगा रहा है M2 के ऊपर। M1 लगा रहा है M2 के ऊपर एज अ नॉर्मल एक्शन फोर्स, ठीक है, और M2 लगा रहा है M1 पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इज इट क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे F माइनस N बराबर M1A ये आ गया, क्योंकि F और N के अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे के, तो F माइनस N बराबर M1A और N बराबर M2A। इससे हम दोनों को इक्वेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। वैसे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन बराबर होता है नेट फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमारा ऐसा इंटरनल फोर्स की तरह करेगा, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा वो F है। तो F नेट बराबर टोटल मास M1 प्लस M2। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक वी कैन से। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको ऐसे निकालना है। नेट फोर्स क्या है हमारा F, N1 N2 को मत लेना, नॉर्मल फोर्स को एक्सटर्नल फोर्स में कंसीडर मत करना, नेट फोर्स में कंसीडर मत करना। तो यहाँ पे क्या है F नेट कितना है, F डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, देख लो, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, क्लियर, जब तक हमारा सरफेस नीचे से कोई फ्रिक्शन विक्शन या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं देता है तो, क्लियर। अब सिमिलरली अगर 3 ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं तो आप यहाँ पे सीधे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, F डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आप इजिली फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए तीनों के लिए और यू विल गेट द रिजल्ट, मतलब N1 N2 आप निकाल सकते हो। तो M3 को सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है N2 वाला फोर्स और M2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है N1 माइनस N2, मीन्स दोनों नॉर्मल फोर्स हैं, N1 भी N2 भी, और M1 पे F माइनस N1 बराबर M1A ये रिस्पॉन्सिबल है चलाने के लिए। तीनों का एक्सप्रेशन देखो सेम है, दैट इज F बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन हम करवाएंगे, डोंट वरी, आप बस कंसेप्ट समझते चलो है क्या और नोट करते चलो कंसेप्ट। अगर आपने कभी ये कंसेप्ट सीखा नहीं या पढ़ नहीं पाए हो या भूल गए हो तो ऐसे आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग अगर मासलेस है और हमारे 2 ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हैं तो अब यहाँ पे एक फोर्स जो इंट्रोड्यूस होगा दैट इज टेंशन फोर्स। रस्सी अगर टाइट नहीं है, स्लैक है, स्लैक एक वर्ड होता है जिसमें मतलब ढीली रस्सी, अगर रस्सी ढीली है तो हमारा ये वाला ब्लॉक नहीं मूव करेगा। आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक को आपस में रस्सी से बांध दो, ठीक है, कनेक्ट कर दो। अब वो रस्सी हम मान के चलते मासलेस है, वैसे होती नहीं है मासलेस, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि मास बहुत कम होता है। अब अगर आप M2 को घसीट रहे हो F फोर्स से, तो जब तक रस्सी टाइट नहीं होगी इनके बीच की तब तक M1 मूव नहीं करेगा, और जब टाइट हो जाएगी तो M1 स्टार्ट करेगा मूव करना, क्लियर। तो यहां पे M1 को मूव कौन करवा रहा है, ये टेंशन फोर्स मूव करा रहा है। ये वाला टेंशन हमेशा अपोजिट मतलब कंप्रेसिव नेचर के होते हैं, कंप्रेसिव में अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। देखो एक दूसरे को, ऐसे अगर स्ट्रिंग है तो ऐसे एक्ट करेंगे, टेंशन अपोज करने वाले, ठीक है। तो M2 को ये वाला टेंशन फोर्स पीछे की तरफ ढकेल रहा है, घसीट रहा है, और M1 को ये वाला टेंशन फोर्स आगे की तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से M1 आगे भागेगा और M2 भी आगे भागेगा, क्योंकि ये F जो है ये टेंशन फोर्स से ज्यादा है, जिसकी वजह से M2 भी आगे भागेगा। पर ये टेंशन फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स जो F है इसको कम करने की कोशिश करेगा, समझे। इसलिए M2 को नेट फोर्स जो होगा वो होगा F माइनस टी। देखो F माइनस टी इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M2, दैट शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A इज द एक्सेलरेशन, एंड T बराबर M1A, क्योंकि M1 को सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज टेंशन, जो कि इसको घसीट रहा है आगे की तरफ, तो हम लिखेंगे T बराबर M1 इंटू A, क्लियर। और एक्सेलरेशन आप वैसे ही निकाल सकते हो, नेट फोर्स यहाँ पे F बाई टोटल मास M1 प्लस M2। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट फोर्स बाई टोटल मास, क्लियर। तो F हमारा ये हो गया और टोटल मास हमारा M1 प्लस M2 हो गया। टेंशन फोर्स को आप एक्सटर्नल फोर्स की तरह नहीं ट्रीट करोगे, वो तो एक हमारे रस्सी में एक्ट कर रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया तो F ही है ना, क्लियर। वो तो रस्सी में बाद में क्रिएट हुआ है रस्सी के टाइट होने की वजह से। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम ऐसे कर सकते हैं। अब अगर 3 ब्लॉक हैं तो भी हम करेंगे। देखो पहले एक्सेलरेशन निकालो, सबसे पहले टोटल फोर्स F बाई टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3
इससे एक्सेलरेशन निकाल लोगे। फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के तीनों पे नेट फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। देखो कैसे, अब अगर मैं m1 की बात करूं तो m1 को ये वाला t1 फोर्स जो है ये घसीट रहा है आगे की तरफ, और m2 की बात करें तो इसमें t2 आगे लग रहा है, t1 पीछे लग रहा है, तो हम t2 आगे लग रहा है, t1 पीछे लग रहा है। अगर m3 की बात करें तो t2 पीछे लग रहा है, f फोर्स आगे लग रहा है। अब आप नेट फोर्स कैलकुलेट करके m इंटू ए कर देना, जिससे कि आप सबका t1 t2 भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्लियर? ये मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब आता है पुली ब्लॉक सिस्टम। पुली ब्लॉक सिस्टम में देखो क्या है, हमारे पास एक ये पुली होती है, इसको हम मासलेस कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, आगे हम मास वाला भी लेके चलेंगे, अभी हम मासलेस लेके चल रहे हैं। यहाँ पे दो मासेस है m1 और m2। हमने मान लिया है कि m1 जो है वो m2 से भारी है, तो ऑफकोर्स m1 नीचे की तरफ जाएगा और m2 ऊपर की तरफ जाएगा। m1 क्या जाएगा, नीचे की तरफ, और m2 ऊपर की तरफ। अगर इसमें नेट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर से वही कंसेप्ट, दैट इज टोटल मास, टोटल फोर्स बाई टोटल मासेस। तो टोटल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, देखो टोटल फोर्स हमारा लग रहा है m1g, ध्यान से देखना, m1g नीचे लग रहा है, इस पे भी m2g नीचे लग रहा है। अगर मैं इस रस्सी को सीधे खोलूं, मतलब ऐसे ये वाला जो है इसको सीधे करके देखूं, इसको सीधे करूं तो आपको ऐसा फील होगा, इधर m1 और इस तरफ m2, तो m1g इधर लग रहा है, m2g इधर लग रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो m1g नीचे लग रहा है, आप कहोगे सर दोनों तो नीचे ही लग रहे हैं, तो ये दोनों आपको ऐड करने चाहिए नेट फोर्स। नहीं बेटा, इसको अगर आप सीधे करोगे, इस दोनों ब्लॉक को पकड़ के ऐसे सीधे करोगे तो m1g इधर लग रहा होगा, m2g इधर लग रहा होगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स हो जाएगा m1g माइनस m2g। तो m1 माइनस m2 इंटू जी बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ऐसे आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। फिर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के निकाल सकते हो। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम m1 का निकालूं तो m1g नीचे लग रहा है और टेंशन लग रहा है ऊपर, तो हम लिखेंगे m1g माइनस टी बराबर m1 इंटू ए। देखो ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगर m2 का निकालूंगा तो m2 का क्या निकालूंगा, देखो m2 लग रहा है नीचे और टेंशन लग रहा है ऊपर, पर टेंशन ज्यादा है m2 से, तो t माइनस m2g बराबर m2a। अब आप कहोगे सर टेंशन कैसे पता ज्यादा है, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब टेंशन ही इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इज इट क्लियर? तो t माइनस m2g बराबर m2a, और वहां पे क्या होगा, m1g ज्यादा है तभी वो नीचे ले जा रहा है, तो m1g माइनस t बराबर m1 इंटू ए। क्लियर? अब देखो ऐसे ही हमारा ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है, m1g लगेगा, देखो ये m1g लग रहा है नीचे, टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी टेंशन। अगर रस्सी को सीधा किया जाए तो जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा टेंशन ऐसे लगता है, तो देखो ऐसे ही लग रहा है। अगर आप इस रस्सी को सीधा करोगे, इस तरह सीधा करोगे इसको, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो ये टेंशन जो है m1g को ऊपर की तरफ खींच रहा है, और ये टेंशन जो है ये m2g को राइट डायरेक्शन में खींच रहा है, और ये नॉर्मल और m2g बोथ आर बैलेंस्ड। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। कैसे एक्सेलरेशन किसने है, टोटल फोर्स बाई टोटल मास। यहाँ पे लिख सकते हो आप m1g, यहाँ पे एक्सप्रेशन गलत लिखा हो, a बराबर m1g बाई टोटल मास m1 प्लस m2, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम से देख सकते हो, m1g नीचे लग रहा है, देखो ये नीचे लग रहा है, और t ऊपर, ये t ऊपर लग रहा है, m1g नीचे लग रहा है, बराबर m1 इंटू ए, ये आ गया पहला। और इसके लिए यहाँ पे t हाँ राइट साइड लग रहा है, तो t बराबर m2 इंटू ए, ये लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे हमें लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पुली ब्लॉक सिस्टम ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में हमारे पुली ब्लॉक वाला सिस्टम अगर आता है तो कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे m2 है, यहाँ पे m1 है, और m1 नीचे जा रहा है, m2 ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑफकोर्स ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब m2g ज्यादा है m1g के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे m2g माइनस टी बराबर m2a। क्लियर? अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो t ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, और m1g साइन थीटा जो कि नीचे की तरफ, आप m1 के कंपोनेंट कर सकते हो, एक m1g cos थीटा देखो ऐसे, और एक m1g साइन थीटा जो कि इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। तो t माइनस m1g साइन थीटा, ये t इधर ऊपर की तरफ, m1g साइन थीटा नीचे की तरफ, बराबर m1 इंटू ए। तो ये आप एक्सप्रेशन एक यूज कर सकते हो। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन नेट फोर्स बराबर
टोटल फोर्स बाय टोटल मास भी निकाल सकते हो। टोटल फोर्स कितना है, m2g माइनस m1g साइन थीटा, m2g माइनस m1g साइन थीटा बाई टोटल मास m1 प्लस m2। ऐसे आप नेट एक्सेलरेशन जो दोनों ब्लॉक का होगा वो ऐसे निकाल सकते हो। मतलब ए बराबर टोटल फोर्स बाय टोटल मास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखो कैसे और आ सकता है, ये देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें m1 जो है नीचे ले जा रहा है, अब m2 इस तरफ जा रहा है, तो अब यहाँ पे देखो टेंशन सब में सेम है क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, मासलेस है, एक ही स्ट्रिंग है और मासलेस भी है, पुली भी मासलेस है, तो टेंशन चेंज होने वाला नहीं है, टेंशन सब में सेम लगेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे m1g नीचे की तरफ लेके जा रहा है, m1g साइन थीटा, सॉरी m1g साइन थीटा नीचे की तरफ ले जा रहा है और t ऊपर लग रहा है, तो हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं m1g साइन थीटा माइनस टी बराबर m1 इंटू ए, और इसको t इस तरफ लेके जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो हम लिखेंगे t बराबर m2a। और जो वर्टिकल ये नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं, ये m2g नीचे लग रहा है, ये सब बैलेंस्ड है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है m2 का। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द एक्सेलरेशन। वैसे नेट फोर्स बाय टोटल मास भी कर सकते हैं। नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, m1g साइन थीटा, ये हमारा नेट फोर्स है m1g साइन थीटा, और कोई नेट फोर्स है नहीं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स सॉरी, और डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, टोटल मास क्या है m1 प्लस m2, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आप इजीली अपने आप बताओगे, m1 ऊपर जा रहा है, m2 नीचे जा रहा है, तो देखो नेट फोर्स क्या होगा, m2g साइन थीटा नीचे की तरफ और इसका m1g साइन थीटा ऊपर की तरफ, तो सॉरी एंगल अलग अलग है, ये फाई है ये थीटा है, तो m2g साइन फाई माइनस m1g साइन थीटा बाय टोटल मास m1 प्लस m2। तो आपको हमेशा एक्सटर्नल फोर्स देखना है, जो लग रहा है टोटल फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास, इससे आप एक्सप्रेशन निकाल पाओगे। उसके बाद अब ये इजिली फ्री बॉडी डायग्राम बना के ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्लियर। आई होप ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे और भी कंसेप्ट सीखेंगे, लॉज ऑफ मोशन जो कि इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा मैं जो हमारे लॉज ऑफ मोशन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा और सीखते चलिए मेरे साथ, और मतलब जोश से पढ़िए, समझते हुए पढ़िए, कंसेप्ट बना के पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।